नमस्कार साथियों। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा नाम है आयुब खान और पिछली कक्षा में हमने पाषाण काल के दो उपकाल, जिन्हें हम पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल के नाम से जानते हैं, उनको पूर्ण रूप से अध्ययन कर लिया था। आज हम अपना नया उपकाल स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है नवपाषाण काल। तो नवपाषाण काल के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सर्वप्रथम हम जानते हैं कि इस काल में उपकरणों में क्या बदलाव है। इस टाइम के जो उपकरण थे उनमें क्या बदलाव आए। तो इस समय जो उपकरण बने वो 1 सेंटीमीटर से भी छोटे आकार के बनने लगे। पहले से ज्यादा नुकीले थे। नुकीले कैसे हो गए? पहले मध्य पाषाण काल में पत्थर से पत्थर को टकराकर उपकरण बनाए जाते थे, लेकिन नव पाषाण काल में क्या हुआ? पत्थर से पत्थर को टकराने के बाद पत्थर को पत्थर से घिसा भी जाता था। पत्थर को पत्थर से घिसकर ये वाली जो नोक या फिर किनारा होता है, इसको वो शार्प कर देते थे और इतना शार्प कर देते थे कि यह बहुत ही कुशल रूप से कार्य करता था। इसकी कार्य करने की जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती थी। ठीक है, तो इस समय उपकरण जो थे वो नुकीले होने लगे। इसी के साथ इस समय के जो उपकरण थे उनमें जो तीर कमान थी उन्होंने अपना विशेष स्थान ले लिया। तीर कमान इस काल में बहुतायत में मिलते हैं। यह तो होगी हमारे उपकरणों की बात। नवपाषाण काल में जाने के बाद उपकरणों पर क्या प्रभाव पड़ा या इसमें क्या बदलाव आए, इसके आगे हम पढ़ेंगे कि मानव का जीविकोपार्जन का साधन कैसे बदला। मानव का जीविकोपार्जन का साधन कैसे बदला। तो इस समय में जो नवपाषाण काल है, इस समय में युग कौन था? होलोसीन युग। होलोसीन युग था। अब होलोसीन युग में क्या होगा कि जो पृथ्वी की ऊपरी सतह है उससे बर्फ हटेगी। बर्फ हटने के कारण नदियों का निर्माण होगा। नदियों के निर्माण के कारण मृदा का कटाव के साथ साथ उसका निक्षेप भी होगा। निक्षेपण के साथ उपजाऊ मृदा का निर्माण होगा। मृदा के निर्माण से कृषि को प्रोत्साहन मिलेगा। तो इस काल में सबसे बड़ी जो मानव की उपलब्धि है वो है मानव कृषक बना। मानव ने कृषि करनी स्टार्ट कर दी। तो कृषि करनी स्टार्ट कर दी, इसके साक्ष्य हमारे को कहां से मिलते हैं? तो इसके साक्ष्य हमें पाकिस्तान के मेहरगढ़ और भारत के यूपी में कोल्डी हवा और महागढ़ा से मिलती है। इन स्थानों से हमारे को पता चलता है कि मानव ने कृषि करना स्टार्ट कर दिया था। और भी बहुत जगह हैं, वो बाद में डिस्कस करेंगे, स्थल पढ़ेंगे जब। इसके अलावा कृषि के अलावा मानव ने और क्या किया जीविकोपार्जन के लिए? तो मानव बन गया पशु पालक। जैसा कि मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था कि पशुपालक मानव मध्य पाषाण काल में ही बन गया था, लेकिन पूर्ण रूप से पशुपालक कब बना? नवपाषाण काल में। कैसे बना? मानव ने कृषि की। मानव ने क्या की? कृषि। अब मानव कृषि करेगा तो उसका कुछ भूसा बच जाएगा। फसल का भूसा बचेगा तो वो दो काम के लिए उपयोग ला सकता है। एक तो जलाने के लिए, दूसरा चारे के रूप में। अब मानव को जलाने के लिए कितना भूसा चाहिए होगा? तो बहुत थोड़ी सी मात्रा में जलाने के लिए भूसा चाहिए होता था, और ज्यादातर जो भूसा बच जाता था उसका उपयोग मानव चारे के रूप में करता था। पहले जहां ये मध्यकाल में एक पशु पालता था, वहीं इस समय में आकर ये 4 से 5 पशु पालने लग गया था। और सबसे ज्यादा जो पशु पाला गया उसका नाम है
सॉरी, उसका नाम है बेल। बेल को क्यों पाला गया सबसे ज्यादा? बेल को इसलिए पाला गया क्योंकि ये कृषि में जोतने के काम आता था, हल को जोतने के लिए काम में आता था बेल। बेल कृषि में मानव की सहायता करता था, कृषि करने में हल जोतते थे, आज भी जोतते हैं कई किसान। ठीक है, तो पशुपालक बना मानव। इसके अलावा मानव ने और क्या किया? मानव ने आजीविका के लिए मर्द बांड बनाने स्टार्ट कर दिए। मर्द बांड, जैसा कि मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया कि मध्य पाषाण काल में मर्द बांड बनने स्टार्ट हो गए थे, लेकिन पूर्ण रूप से मर्द बांड बनना कब स्टार्ट हुए? नव पाषाण काल में। ठीक है, मर्द बांड के अलावा जीविकोपार्जन के साधन, चलो ये इतने थे जीविकोपार्जन के साधन। इसके बाद में पढ़ेंगे हम समाज। इसके बाद में पढ़ेंगे हम समाज। समाज, तो जैसे जैसे मानव ने अपने कृषि कार्यों से उपज को बढ़ाया, तो मानव में क्या हुआ कि एक सामूहिकता की भावना आई, सामुदायिकता, सामुदायिकता की भावना आई। सामुदायिकता की भावना आई मानव में। मानव ने क्या किया कि एक समुदाय में रहने लगा। मानव को लगा कि जैसे जैसे हमने कृषि की तो सामुदायिकता की भावना कैसे आएगी। अब जो उनकी फसलें थी उनको जंगली जानवरों से सुरक्षित रखना आवश्यक हो गया था। एक आदमी से या घर के 4-5 सदस्यों से एक खेत को नहीं जोता जा सकता था, उसकी फसल की कटाई नहीं हो सकती थी, इसलिए समुदाय की भावना का यहाँ पर समाज में विकास हो गया। और समाज में क्या था? इस काल का जो समाज था वो विभाजित था। विभाजन का आधार क्या था? विभाजन का आधार था आर्थिक। विभाजन का आधार क्या था? आर्थिक। इस टाइम का जो समाज था वो विभाजित था, और विभाजित का कारक कौन सा था या फिर कारण कौन था? आर्थिक कारण था। आर्थिक कारण कैसे था? जैसे मानव ने खेती की। खेती की तो ऐसा तो है नहीं कि एक के पास इतना खेत है तो दूसरे के पास इतना खेत होगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि हो सकता है इसमें 5 सदस्य हो काम करने, 8 सदस्य हो काम करने के लिए, यहाँ पर 5 सदस्य ही काम करने के लिए हो, तो ये छोटी जगह को सिंचेगा या फिर कृषि करेगा छोटी जगह पर, है ना। तो ये छोटी जगह पर कृषि करेगा। तो ऐसे क्या हुआ, जैसे छोटी जगह पर ये कृषि की ना इसने, जब इसने छोटी जगह पर कृषि की और इसने बड़ी जगह पर कृषि की, तो इनके बीच में क्या आ गई? असमानता। इनके मध्य में असमानता आ गई। इसके पास तो अन्न बहुत ज्यादा था, जबकि इसके पास में लिमिट में था, लिमिटेड था। अनाज इसके पास लिमिटेड था और उसके पास बहुत ज्यादा था। तो ये क्या हो गया? एक आर्थिक असमानता का अधिक आधार हो गया। और इसकी जानकारी हमारे को कैसे मिलती है? तो इसकी जानकारी मिलती है हमारे को समाधान से। समाधान से कैसे मिलती है? तो जैसे कि मैंने आपको पिछले कक्षा में बताया था, गोलाकार घर और गोलाकार और आयताकार ग्रेव होती थी, जिनको बोलते हैं अपने कब्र होती थी ग्रेव। या तो ग्रेव होगी आयताकार या होगी गोलाकार। तो जो गोलाकार है वो तो मिली हमारे को कम, और जो आयताकार है वो मिली है ज्यादा। अब ऐसा अनुमान लगाते हैं कि सामान्यतः आयताकार कब्र का यूज सामान्य लोग करते थे, जबकि जो धनी लोग थे वो गोलाकार कब्र का यूज करते थे। वो गोलाकार अपनी कब्र जो है वो गोलाकार बनाते थे। और साथ में
मर्द बाण जो होते थे उनमें विभिन्नता पाई जाती है। जब समाधान करते थे ना, तो समाधान के साथ साथ क्या, आदमी का शव तो गाड़ते ही थे, उसके साथ में कुछ मर्द बाण, कुछ उसकी चीजें जो वो घर पर यूज करता था, और खाने के लिए कुछ वस्तुओं को उसके साथ गाड़ा जाता था। तो मृद बाण जो गोलाकार कब्र में पाए गए हैं ना, वो तो है चीनी मिट्टी के जैसे, जैसे चीनी मिट्टी के, और सीप की चूड़ियां इसमें मिली है। जबकि आयताकार कब्र में मिट्टी की चूड़ियां, मिट्टी की ही चूड़ियां और मिट्टी के ही बर्तन मिले, मर्दबान मिले हमारे को, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि जो एक धनी वर्ग था वो चीनी की मिट्टी और सीप की चूड़ियों का यूज करता था, वहीं जो सामान्य आदमी थे वो एकदम नॉर्मल मिट्टी का और मिट्टी की चूड़ियां और नॉर्मल मिट्टी के मर्दबांडों का उपयोग करता था। इसके अलावा विभाजन का किससे पता चलता है, एक हमारे को चबूतरा मिला है। चबूतरा कहां से मिला है, मेहरगढ़ से। कहां से मिला है, मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहां पर है, ये है पाकिस्तान में, मेहरगढ़ पाकिस्तान में। यहां से हमारे को चबूतरा मिला है, और चबूतरे में हमारे को अन्न के भंडार मिले हैं। और इतिहासकार ऐसे कहते हैं कि ये जो चबूतरा था ना, वो अन्न को रखने के लिए बनाया गया था, और ये अन्न का चबूतरा जो था एक बड़े ठेकेदार या फिर बोल सकते हैं एक बड़े नेता के अधीन था। तो इससे पता चलता है कि तत्कालीन जो समाज था वो विभाजित था। तो ये था समाज तत्कालीन। अब इसके बाद में संस्कृति की बात करेंगे। अब संस्कृति, संस्कृति की बात करें तो इस काल का जो मानव था उसमें सामुदायिकता की भावना का विकास हुआ। कैसे हुआ ये मैंने आपको बता ही दिया। इसके साथ ही इस काल का जो मानव था उसमें बचत की प्रवृत्ति बढ़ी। बचत की प्रवृत्ति बढ़ी। बचत की प्रवृत्ति कैसे बढ़ी, अब जब मानव के पास ज्यादा खाद्य संसाधन होंगे तो उनको बचत करेगा मानव, तो बचत की प्रवृत्ति, सेविंग की टेंडेंसी इस टाइम बढ़ी। इसके अलावा बंधुता की भावना का विकास हुआ। बंधुता की भावना का विकास, बंधुता की भावना का विकास कैसे हुआ, अब जब मानव के पास अधिशेष अधिक था, खाद्यान्न अधिक था, पशु अधिक थे, तो क्या होता था, एक व्यक्ति के पास अगर किसी कारणवश कमी आ जाती है, पशु की या फिर खाने की कमी आ जाती है, तो कोई दूसरा व्यक्ति दे देता था, क्योंकि उसके पास तो अपनी जरूरत से ज्यादा है, अधिशेष अधिक है, अपनी जरूरतों से ज्यादा है, तो वो अपने जो काम में नहीं आता था वो पशु और वो अन्न दूसरे किसी व्यक्ति को दे देता था, जिससे क्या होता था, बंधुता की भावना का विकास होता था। इसके अलावा इस समय जो मानव था वो प्रकृति प्रेमी बना, और प्रकृति प्रेमी के साथ साथ वो प्रकृति की उपासना भी करता था। प्राकृतिक उपासना किस रूप में करता था, सांड या बेल की पूजा करता था, उपासना करता था। इसके साथ में देवी की भी उपासना करता था। ये दो मूर्तियां मिली हमारे को, सांड और बेल की, और देवी की मूर्तियां मिली है, देवी प्रकार की मूर्तियां मिली है, जिससे पता चलता है कि तत्कालिक जो मानव था वो सांड या बेल को एक उपजाऊ शक्ति के रूप में और देवी को भी एक उपजाऊ शक्ति के रूप में पूजा करता था। इसके अलावा इस समय का जो मानव है उसमें अगले जन्म में विश्वास की भावना भी बढ़ी।
यानी मानव का किसी न किसी रूप में पुनर्जन्म होगा, यह भावना भी मानव को, इस काल के जो मानव थे उनमें आई। अगले जन्म में विश्वास रखने लगे, ये सोचते थे कि मानव के मरने के बाद मानव का दूसरा जन्म होता है, तो मानव को जो उसकी मूलभूत आवश्यकता की जो चीजें हैं वो उसकी कब्र में साथ में ही डाल दो। तो ये वैसे ही करते थे, ये कब्र में डाल देते थे। ये सोचते थे कि मरने के बाद ये जाता होगा, इनको लेकर पुनर्जन्म होगा इसका, तो ये ले जाएगा अपने साथ में और वहां जाकर रहेगा। तो ये क्या, अगले जन्म में विश्वास की अवधारणा होगी, विश्वास भी बड़ा। ये थी तत्कालिक संस्कृति। अब हम पढ़ेंगे पूरा इनके नवपाषाण कालिक पुरास्थलों के बारे में। तो अब हम पढ़ेंगे नवपाषाण कालिक स्थलों के बारे में। स्थल पढ़ने से पूर्व हम पहले मैप बना लेते हैं। ये बन गया इंडिया का मैप, और साथ में ले लेते हैं यहाँ पर पाकिस्तान को। ये पाकिस्तान, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में पाकिस्तान का नवपाषाण कालिक स्थलों में से सबसे प्रमुख स्थल है जो पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में, जिसका नाम है मेहरगढ़। मेहरगढ़ से हमारे को क्या मिला है? पहला तो हमारे को यहां से आयताकार घर मिले हैं। दूसरा, हमारे को यहाँ पर गेहूं के साक्ष्य, गेहूं उत्पादन के साक्ष्य मिले हैं। प्राचीनतम गेहूं उत्पादन के साक्ष्य हैं, ठीक है, भारत के, भारतीय उपमहाद्वीप के। इसके अलावा यहाँ से हमारे को चूड़ियां मिली हैं मिट्टी की। इसके अलावा हमारे को यहां से मिला है अन्न भंडारण हेतु चबूतरा। तो ये मिला हमारे को मेहरगढ़, पाकिस्तान, बलूचिस्तान पाकिस्तान से, ठीक है। मेहरगढ़ से हमारे को ये चीजें मिली हैं। इसके अलावा दूसरा हम आते हैं, भारत में स्टार्ट होते हैं हम, भारत में कश्मीर में है दूसरा, जिसका नाम है बुर्ज होम। बुर्ज होम, यहां से हमारे को क्या मिले हैं? यहां से हमारे को मिले हैं गर्तावास। गर्तावास मतलब जहां पर मानव खड्डा बनाकर रहता था। जैसे ये धरती होगी, अब धरती के नीचे ऊपर इतना सा बना के, नीचे ज्यादा खुदाई करके इसमें रहता था मानव। ये है गर्तावास, और यहाँ पर इसका एक मुख्य द्वार होता था। जैसे आज का इग्लू, वर्तमान इग्लू, वैसे ये कार्य करता था गर्तावास। और यहाँ पर मानव क्या था? स्थायी निवासी। नवपाषाण कालिक जो मानव था वो क्या था? स्थायी निवासी। गर्तावास मिला है यहां से, और यहीं पर हमारे को मृद भांड मिले हैं, मिट्टी के मृद भांड। इसके अलावा यहां पर हमारे को पाषाण कालिक, नवपाषाण कालिक उपकरण मिले हैं। नव लगा लेना आगे, नवपाषाण कालिक उपकरण मिले हैं। इसके अलावा तीसरा हम जम्मू और कश्मीर में आते हैं, तीसरा जिसका नाम है गुफरकोल। गुफर काल, गुफर काल या गुफर कोल, जिसका अर्थ है कुम्हार की गुफा। अर्थ से, नाम के अर्थ से आप पता लगा सकते हो कि यहां पर क्या मिला होगा, कुम्हार की गुफा। तो यहां पर क्या मिलेगा? मृद भांड मिलेंगे मिट्टी के, ठीक है।
और साथ में क्या मिलेगा, घृतावास। ये दो ही चीजें मिलेंगी यहां से हमारे को। अब आते हैं तीसरा, दक्षिण भारत में चलते हैं पहले। तो यहां पर एक राज्य है जिसका नाम है कर्नाटक। कर्नाटक से हमारे को 3 स्थल मिले हैं। तो पहला हम करेंगे पीकली हल। पीकली हल भारत में कहा, ये केटी कर्नाटक में। यहां से हमारे को क्या मिला है, तो यहां से हमें मुख्य भस्म हुए टिल्ले मिले हैं। टिल्ले मतलब टिब्बे, टिल्ले, ये टिल्ले, ये धरती होगी और यहां पर एक गुंबद के आकार का टिल्ला बना दिया। ये टिल्ला किसका था, तो ये गोबर का था। उपले होते हैं ना गोबर के उपले, तो उससे बना हुआ ये एक टिल्ला था जो आग लगा के भस्म कर दिया गया। तो यहां पर क्या मिली हमारे को, भस्म किए हुए टिल्ले, या फिर टिल्ले, गोबर के टिल्ले को भस्म किए हुए। तो यहां पर हमारे को राख मिली है, ठीक है। इसके अलावा पीकली हल में हमारे को टिल्ले की राख मिली है। अब 5वें नंबर पर आते हैं हम, वो भी कहां पर है, कर्नाटक में। उसका नाम है ब्रह्मगिरी। तो ब्रह्मगिरी के बारे में एक बात बता देता हूं मैं। ये तीनों पाषाणकालिक चरणों को दर्शाता है, तीनों पाषाण चरणों को दर्शाता है, यानी तीनों पाषाणकालिक चरणों में ये था, प्लस ये मौर्य काल में था, उससे पहले ये ताम्र युग में भी था, यानी ताम्र युग में भी ये ऐसा का ऐसा चलता रहा। फिर मौर्य काल में भी ये अस्तित्व में बना रहा। इसके बाद में ये चालुक्य काल तक, चालुक्यों का काल जब तक आया तब तक ये अपनी विविधता को लिए हुए। पहले ये पूरा पाषाण काल, फिर उसके ऊपर मध्य पाषाण काल, फिर उसके ऊपर नव पाषाण काल, फिर उसके ऊपर मौर्य ताम्र काल, फिर उसके ऊपर मौर्य काल, फिर उसके ऊपर चालुक्य काल। ये सारी परतों को अपने अंदर समेटे हुए हैं। तो इससे पता चलता है हमारे को परिवर्तन कैसे आया, कैसे मानव पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण से नव पाषाण, नव पाषाण से फिर ताम्र युग में, ताम्र युग से मौर्य युग में, मौर्य युग से चालुक्य युग में, और इन सब में धीरे धीरे कर्मिक रूप में परिवर्तन कैसे हुआ, ये बात हमारे को इससे पता चलती है। ठीक है, ये ब्रह्मगिरी से पता चलती है हमारे को। एक और है यहां पर जिसका नाम है बुद्धिहाल। तो ये याद ही रखना अपने को कि सिर्फ ये कर्नाटक में, ठीक है, बुद्धिहाल। इसके अलावा अब हम आ जाते हैं, यहां पर एक राज्य है जिसका नाम है बिहार। बिहार में हम आते हैं 7वें नंबर पर। तो 7वें नंबर का एक ही है बिहार में, तो उसको बोलते हैं अपनी चिरांद। ऐसे तो बहुत है, लेकिन मुख्यतः एक चिरांद है बिहार में। यहां से हमारे को क्या मिला है, यहां से हमारे को पाषाण उपकरण नहीं मिले हैं, यहां से हमारे को नव पाषाणकालिक हड्डियों के उपकरण मिले हैं। हड्डियों के उपकरण यहां पर ज्यादा है, हड्डियों के उपकरण अधिक मात्रा में पाए गए हैं, अधिक मात्रा में पाए गए हैं हमारे को यहाँ पर हड्डियों के उपकरण। इसके अलावा यूपी में बहुत से स्थान हैं जिनमें आपको याद रखना है कोल्डी हवा, कोल्डी हवा। कोल्डी हवा से हमारे को क्या मिला है, तो कोल्डी हवा से हमारे को मिला है सर्वप्रथम प्राचीनतम चावल के साक्ष्य। प्राचीनतम चावल के साक्ष्य हमारे को कहाँ मिले हैं, तो कोल्डी हवा से मिले हैं। इसके अलावा नोवा यूपी में, जिसका नाम क्या है, महागढ़ा, यहां से भी हमारे को चावल के साक्ष्य मिले हैं।
फिर 10वें नंबर का यूपी में जिसका नाम है चौपानी मांडो। इसी के साथ साथ एक और लिख देंगे महागढ़ा, महादहा, सॉरी महादहा। यहां से क्या मिला हमारे को, तो यहां से हमारे को संक्रमणकालीन स्थिति मिली है, संक्रमण कालीन उपकरण मिले हैं। संक्रमणकालीन उपकरण कैसे मिले हैं, जैसे यहां पर हमारे को ये दो स्थल थे, तो ये मध्य पाषाण काल में भी थे और ये नव पाषाण काल में भी क्रमिक रूप से चलते रहे। तो यहां पर हमारे को पता चलता है कैसे मानव ने धीरे धीरे स्थायी निवास की पद्धति को अपनाया, कैसे धीरे धीरे मानव ने कुंभकारी का आरंभ किया। और कुंभकारी का आरंभ हमारे को जो साक्ष्य मिलते हैं वो यहीं से मिलते हैं। कुंभकारी के जो साक्ष्य हैं वो हमारे को यहीं से मिलते हैं। कुंभकारी के साक्ष्य कहां से मिलते हैं, चौपानी मांडू और महादहा से। कैसे कुंभकारी का कार्य स्टार्ट किया मानव ने, तो ये चीजें हमारे को यहां से जानकारी मिलती है। तो ये थे हमारे पूरा नवपाषाण कालिक स्थल।